सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया शकील हैदर आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यस, अभी आप लोगों को क्या पता था अभी किस चीज़ की क्लास है? हिस्ट्री की क्लास थी या आर कुमार सर की क्लास थी? आप लोग क्या सोच रहे थे अभी? अच्छा, मैम का ही क्लास होगा। वाह, ये सही है। मतलब ये कि आप लोग भी शेड्यूल नहीं देखते हैं क्या? हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सोनी, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाए सभी लोग। तो और कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे अपना नाम भी बता दिया कीजिए ना, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग सबकी आवाज़ एक जैसी लगती है। फिर कहिएगा मैम हम जूम वालों से आप बात नहीं करती हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा ये दूसरी बार है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, मुझे एक बात बताइए आप सभी के सभी। कल मैंने संडे को मैंने टेस्ट के लिए बोला था शायद। जी, बोला था तो शायद एक तो मैं भी काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी, इस वजह से मुझे भी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से कि मुझे ध्यान नहीं रह पाया। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड, बिकॉज मैं कुछ काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या कहना है? हम नेक्स्ट संडे कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। वैसे पावर पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस है वन लाइनर के जैसा, ठीक है ना, यानी कि वैसा नहीं है जो मैं क्लास में क्वेश्चंस देती हूँ। बस वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो है, अभी उसको भी सॉल्व करवाते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्लास की है हिस्ट्री की, स्पेशल बिहार की हिस्ट्री की। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, सामान्य इतिहास। हाँ, है तो सामान्य इतिहास, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बहुत जो मैगजीन्स वगैरह है या जो कुछ छोटे छोटे जो कुछ संस्थाएं हैं वो हम लोग लास्ट में करते चलेंगे या देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और वैसे भी देखिए, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जो एंशियंट हिस्ट्री हमने पढ़ा था, अगर आप सबको अगर ध्यान होगा, एंशियंट हिस्ट्री चूंकि क्या था हमारा अच्छा खासा टाइम, इसमें जो प्राचीन इतिहास था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने उसमें लगभग सारे टॉपिक करा दिए हैं। जैसे वहां पर मैंने आपको जो वहां का मगध का यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो डायनेस्टीज थे यानी जो राजवंश थे उसके बारे में बताया है। साथ में मैंने बताया है आपको वहां पर जो मौर्य है, एक बार फिर से सिलेबस जो मैंने करवाया वो मैं आपको बता देती हूँ। मौर्य मैंने करवाया था, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को करवाया था मेरे ख्याल से मौर्योत्तर काल में गुप्ता, है ना। और मैंने क्या करवाया है, बिहार के कंटेक्स्ट में जो बिहार के कुछ क्षेत्रीय राजवंश हैं, है ना, बिहार के, हाँ बिहार के क्षेत्रीय राजवंश। किधर? ये ये देखो मैं कौन सा खोल रहा है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लगा ही लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आ जाइए, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे आप सब, ठीक है। चलिए, अब ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था, बस एक तरह से आपको याद करने के लिए कि उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है। आइए, चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मगध जनपद का संस्थापक था वृहद तथा जरासंध महापद्मनंद। एक मिनट, इसमें किधर से ये, ओके, ठीक है, आ जाइए। महापद्मनंद, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मगध जनपद का संस्थापक था वृहद्रथ तथा जरासंध महापद्मनंद, शिशुनाग और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर
हाँ, क्वेश्चन नंबर, इससे क्या है ना, देखिए होता क्या है कि कई बार हम बहुत हार्ड क्वेश्चन लगाते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन ही हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो एक तरह से मैं पहले ही कह रही हूँ कि जो आपको मैंने पढ़ाया है ये उसका क्या है, एक प्रकार से रिवीजन है। हाँ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये नहीं लगना चाहिए कि जो भी मैम ने पढ़ा है क्या उसके पैटर्न में कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। तो बिहार के पीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यस, हाँ जी, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। श्वेताब, सोनी, दीपशिखा, ओके। हाँ जी, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वृहद रथ तथा जरासंध। ये क्या होगा इसका आंसर, वृहद रथ तथा जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू महाभारतास एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वाज हुम। कौन है इसमें से, इट्स वृहद रथ डायनेस्टी, इट्स शिशुनाग डायनेस्टी, इट्स नंदवंश एंड इट्स हर्यंक डायनेस्टी। ए होगा, ठीक है। देखिए पता है एंशिएंट में ना अगर ये चीज आपको अगर याद रहने लग गई है तो इतना तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप चाहे सामान्य इतिहास पढ़ें चाहे आप बिहार का इतिहास पढ़ें, वहां आपको समस्या नहीं आनी है, ठीक है ना, वहां आपको समस्या नहीं आनी है। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम जो डायनेस्टी था वो था वृहदरथ वंश, ठीक है ना। वो कौन सा था, वृहदरथ वंश। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ये क्या है चक्कर, फिर इस पे, हाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्यंक, ये है बेसिकली हर्यंक। हाँ यहाँ आ जाइए, ये है आपका हर्यंक। हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन था, हु वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, इज इट अजात शत्रु, इज इट पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दीजिए एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लूं मैं, उसके बाद आंसर दीजिए। ये क्या है, अभी अभी इतना वो नहीं करना है, थोड़ा सा क्या करना है, धैर्य रखना है। मुझे पता है कि आप सब क्या है काफी सारी चीजें लगभग तैयार है आप लोगों की। अजात शत्रु, उदयन, नाग दशक और शिशुनाग। तो इसका जो सही आंसर है मैं देख लूं सबका, ओके ठीक है। हाँ लगभग क्या ऑलमोस्ट लोग जो है वो सही बता रहे हैं, अजात शत्रु। यानी हर्यंक डायनेस्टी का जो दूसरा शासक था वो कौन था, अजात शत्रु। एंड हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था, बिंबिसार था। बिंदुसार मत बोल दीजिएगा, बिंबिसार था वो। बिंदुसार जो है वो अशोक का पिता था। आ जाइए, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी, क्वेश्चन है हमारा, यानी कि हाँ मुझे पता है, रुक जाइए। क्वेश्चन ये है, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली और गया, ठीक है ना। यानी अर्लियर कैपिटल ऑफ मगध वाज, अर्लियर कैपिटल कौन था मगध का, इज इट गिरिव्रज, इज इट पाटलिपुत्रा, इज इट वैशाली और इज इट गया। यस बिल्कुल सही है, गिरिव्रज है। और जानबूझ के मैंने इसमें क्या किया, गिरिव्रज करवा दिया, अदरवाइज नहीं तो कहेंगे मैम राजगीर तो नाम था नहीं, उसका नाम गिरिव्रज था। तो इसका एंशियंट नाम जो है राजगृह भी बोला जाता है एंड इट्स ऑल्सो नोन एज गिरिव्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आ जाइए। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, क्या, हाँ और उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए है क्या कि हम लोगों को फास्टली क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, फटाफट हमें करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं ना कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली निकालते हैं तो फिर टफ के लिए क्या होगा, आपके पास समय बचेगा। इट मीन्स कि 2 घंटे का जो आपका पेपर है उसमें आप अगर इस तरह के सवालों को सेकेंड में निकाल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं वहां समय बचेगा। तो अगर कुछ सोचने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए, मैंने सोचा कि भाई कल मैंने टेस्ट नहीं लिया है, हमारे स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए होंगे, तो इसलिए बेहतर है आज कुछ बहुत जो भी है मैं एक छोटा मोटा ही टेस्ट टाइप से, क्लास टेस्ट टाइप से ले लूँ, ठीक है। चलिए आते हैं, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ एरिया या रीजनल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो हम लोग किस में देखते हैं, मगध में, कन्नौज में, वज्जी में या विदेह में, बताइए। मैं साइड हो जा रही हूँ, हाँ जी क्वेश्चन देख लीजिए, किसमें,
ए में, है ना। यानी मगध में साम्राज्यवाद बिकॉज ऑफ जब बिंबिसार आता है तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सारे के सारे एरिया का एक्सपेंशन क्या होने लगता है, शुरू हो जाता है। तो साम्राज्यवाद का मतलब हो जाता है, स्टूडेंट जो भी नए हैं इसमें समझ लीजिएगा, इंपीरियलिज्म इन द सेंस कि मगध का विस्तार होने लगा था। जैसा कि आप जानते हैं अंग को मिलाया गया, ठीक है, उसके बाद वैशाली को क्या किया गया, अपने अंडर में लिया गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनली अंग हो गया, वहां हो गया, फिर अवंती भी लास्ट में क्या किया गया, मिला लिया गया। तो मगध में ये टेंडेंसी हम लोगों को दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कितने, 5 हो गए? हाँ, आ जाइए। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्म नंद, शिशुनाग और जरासंध। ए होगा? हाँ, जरासंध क्यों नहीं होगा? वही तो पूछ रहे हैं, मैं तो समझ गई कि ए होगा, बट एक जरासंध क्यों नहीं होगा? क्या हो गया? जरासंध क्यों नहीं होगा बताइए। अरे बाबा, जरासंध की बात है, समझ गया। हम लोग क्या देखते हैं, उसके एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं, महाभारत टेक्स्ट में, ठीक है ना, महाभारत के टेक्स्ट में मिलते हैं। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर ये चीजें हैं, लेकिन उसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात देखें तो उसके अतिरिक्त हमें कोई ऐसे सोर्सेज दिखाई नहीं देते हैं जिससे हम लोग ये बात कह सकें। लेकिन बिंबिसार की जो चीजें हैं उस टाइम पे वो क्या होने लगती है, प्रमाणित होने लगती हैं, ठीक है। इसी वजह से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, और बिंबिसार को मैंने पहले आपको बताया था कि ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर, वो काफी क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था। इसी वजह से इसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार। आ जाइए, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? Who was built? दुर्ग को कहते हैं सिटाडेल एंड स्तूपास इन मगध एरिया ऑफ राजगीर। इज इट बिंबिसार, इज इट अजातशत्रु, इज इट उदयन एंड नन ऑफ द अबव? 1 से 4 फिर से बता दूं, मतलब नहीं समझ पाई मनीला, एक बार फिर से मुझे बताइएगा। चलिए इसका पहले आंसर दीजिए आप लोग। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का निर्माण मगध के किस शासक ने किया था? इज इट बिंबिसार? हाँ, अजातशत्रु ने किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि एक शासक था जिससे क्या था, इसको काफी ज्यादा फियर था। और वो शासक कौन सा था भाई, कौन से क्षेत्र का शासक था? अवंती का क्या नाम था, प्रद्योत नाम था या चंड प्रद्योत? चंड प्रभु नहीं नाम था भाई, चंड प्रद्योत, ठीक है। हाँ, चंड प्रद्योत उसका नाम था। और एक चीज मुझे एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूं। अजात शत्रु ने जो अवंती से युद्ध नहीं हो पाया, इसका कारण था उदयन से उसकी बेटी पद्मावती का विवाह होना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उदयन कौन था? वो मैंने बताया भी था आप लोगों को, अगर आप लोग को याद होगा कि अजातशत्रु ने उदयन से अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का क्या किया था, विवाह किया था। इसने पद्मावती का क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है ना। पद्मावती का क्या किया था, विवाह किया था। अब ऐसे कंडीशन में मुझे एक बात बताइए, चूंकि अजातशत्रु के बेटे का नाम भी उदयन था, तो ये उदयन कौन था? क्वेश्चन मेरा ये है। कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, क्या था? तो इलाहाबाद के नहीं, कौन सा एरिया कहलाता था ये बताइए ना। नाम भूल रहे हैं? कौशाम्बी सुना है ना आप लोगों ने? कौशाम्बी का शासक था, हाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, कौशाम्बी का शासक था ये जो उदयन है, इसका नाम था पूरा वत्सराज उदयन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्या नाम था पूरा? वत्सराज उदयन, ठीक है। और ये कहां का शासक था? ये कहां का शासक था? अच्छा अब तो बता दिया ना स्वाति। हिज नेम वॉज वत्सराज उदयन। हिज नेम वॉज वत्सराज उदयन, क्लियर है। एंड ही वॉज रूलर ऑफ कौशाम्बी, ये कहां का शासक था? कौशाम्बी का शासक था,
क्लियर है? अब तो नहीं भूलेंगे? हाँ जी, ये क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई उदयन तो अजात शत्रु के पुत्र का भी नाम है, लेकिन पुत्र का नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? वत्सराज उदयन नाम है इसका। ठीक है, हाँ, वो वत्सराज। और कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है, अभी जो कह रहे थे कि मैम इलाहाबाद के पास ही है कौशाम्बी, राइट नाउ उसका नाम अभी भी स्टिल कौशाम्बी ही है। कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि वहां पर वत्सराज उदयन के द्वारा बनवाया गया, वहां पे फोर्ट वगैरह, किले वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, चल, क्या है? आपके घर के पास है? अच्छा जी, चलिए आ जाते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? इट मीन्स with the relationship Ajatshatu, the famous dancer whose name was Amrapali, where she was belong from. वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो कहाँ से थी? शी इज फ्रॉम कौशल, शी इज फ्रॉम चंपा, वैशाली और पाटलिपुत्रा। हाँ, वैशाली से है। ठीक है ना? ये बड़ा समस्या है इसमें, बार बार इसमें जाके करना पड़ा। एक मिनट, हाँ, ये क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। यानी कि जो नर्तकी थी आम्रपाली। एक चीज और आपको बता दूं, ये जो अजातशत्रु है ना, इसके साथ यानी आम्रपाली का जो क्या कहते हैं, जो इसका संबंध था आम्रपाली का, माना जाता है कि बिंबिसार से तो था ही, जो मैंने बताया था, और अजातशत्रु से भी था। ठीक है ना? अजातशत्रु से भी था। ठीक है, इसको बहुत कंफ्यूज नहीं होना, वो एक अलग दौर हुआ करता था, उस टाइम पर ऐसी चीजें होती थी। इनफैक्ट आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चलिए आते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इट मीन्स द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट इन बोध गया, वेयर गौतम बुद्ध वॉज born, where he got enlightenment, and where he gave his first sermon, and where he was died. अच्छा, यानी गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर क्या किया गया था? महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। आ जाइए, गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, वहीं पर हम लोग क्या, ये पता है आप लोग को? पता है ये जो है ना, जैसे आप लोग सेकंड में आंसर दे रहे हैं, ये एक सबसे अच्छा क्या है? साइन है, और ये सिंबल है कि जो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप इजिली उसको क्या कर सकते हैं? मैं यही कह रही हूँ कि एक तरह से आपका समय क्या होगा? बचेगा इसमें। ठीक है, समय बचेगा और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गया? 10 तक हो गया ना? चलिए आ जाइए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताइए। इन विच एरा मगध एम्पायर वॉज इमर्ज्ड और राइज? इज इट इन 4th century BC? Is it in 6th century BC? Is it in 2nd century BC? And is it in 1st century BC? कंफर्म है 6ठी शताब्दी था? हाँ जी, कंफर्म है 6ठी शताब्दी था। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से जो भी मैंने पढ़ाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा सही से पढ़ा भी है इस चीज को। हाँ, ये चीज अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग जवाब देने की कंडीशन में हैं और सभी सवाल के जवाब आप लोग दे रहे हैं। ईसा पूर्व, हाँ बताइए। हाँ, नहीं, 5वीं नहीं कहलाएगा। सुनिए 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 सुनिए, कंफ्यूजन पे नहीं जाना आपको। देखिए, मैंने एक जगह आपको बताया भी था, शायद आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, रुकिए मैं भी बता देती हूँ। यहाँ देखिएगा, इनका कहना है कि मैम क्या चक्कर है ये? एक मिनट रुक जाइए। हद है। अब कहीं चले? हाँ ठीक है। हाँ जी, इनका क्वेश्चन है कि मैम 500, मान लीजिए 501 ईस्वी रहा, अगर नहीं समझ में आया अब आइए देखिए, मान लीजिए 501 ईस्वी रहा, तो क्या ये 6ठी शताब्दी कहलाएगा? ठीक है ना? यही क्वेश्चन है ना आपका, यही डाउट है ना?
और ईसा पूर्व ही है ये एक तरह से, मैंने बस एरा में पूछा है, ये बोल रही हूं मैं। आपका जो डाउट है कि मैम 501 है या 544 है, ठीक है ना, ईसा पूर्व, तो आपका बोलना है कि मैम क्या ये 6ठी शताब्दी में, चूंकि उल्टा चल रहा है, आपका यही सवाल है ना, है ना, चूंकि उल्टा चल रहा है तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे। देखिए उल्टा चले चाहे सीधा चले, ठीक है ना, एक नियम दोनों तरफ क्या होगा, फॉलो होगा, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। जैसे 5 यहाँ पर अगर उल्टे चलते हैं तो जैसे अगर हम आगे भी जा रहे हैं, जैसे 544 भी जा रहे हैं, तब भी वो 6th सेंचुरी में ही आएगा, ठीक है, तब भी वो 6th सेंचुरी में ही आएगा। कुछ चीजें बिल्कुल ना हिस्ट्री में क्या है, कुछ चीजें फिक्स हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको मैथ के पर्पज से मत ले जाइए। हो गए कब से क्लास है? अच्छा आप लोग लेट आए हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तो थोड़ा सा टेस्ट का ही फॉर्म चल रहा है। हाँ जी, किनका क्वेश्चन था, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसको मैथ के पर्सपेक्टिव में मत ले जाइए, ठीक है ना, हाँ मैथ नहीं है ये हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो हिस्ट्री में ना दोनों साइड, चाहे इधर चले चाहे इधर चले, इधर चले चाहे इधर चले, अगर 5+1 हो भी गया ना तो वो 6 ही कहलाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 5+1 अगर दिख रहा है यानी 506 है तो वो 6ठी शताब्दी ही कहलाएगा। यहाँ भी आ जाइए, अगर 544 या जो भी है 509 है तो भी ये 6ठी शताब्दी ही कहलाएगा। ये एक इतिहास का नियम है, क्योंकि इतिहास में मैथ्स नहीं लगाया जा सकता, इसको एक एरा में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है अपनी सहूलियत के लिए, अदरवाइज वरना क्या है, काउंट करना भी मुश्किल हो जाता, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, बताइए। सारिपुत्र कौन था भाई? हाँ जी बताइए, सारिपुत्र था कौन? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, हु वॉज सारिपुत्र? हु वॉज सारिपुत्र, था कौन सारिपुत्र? आंसर तो ठीक है, सबने दिया कि मैम वैशाली, लेकिन ये सारिपुत्र था कौन? क्या हुआ जूम वाले, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? ऑप्शन मांग रहे हैं, अच्छा कोई नहीं, एक काम करेंगे ना, बुद्ध वाला चैप्टर नहीं हुआ है ना अभी आपका, तो बुद्ध वाला चैप्टर जब होगा तब बताया जाएगा कि सारिपुत्र कौन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को, हाँ जब ये बौद्ध का चैप्टर आपका चलेगा सामान्य इतिहास में, इसके लिए हम क्या करेंगे, रख देंगे, और वहां पर हम लोग देखेंगे सारिपुत्र कौन था, ठीक है। आंसर सबने धड़ाधड़ दे दिया कि मैं वैशाली, लेकिन ये था कौन? इसको कहते हैं क्या, तुक्का लगाना, और भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। इसे क्या कहते हैं जनरली, इसे कहा जाता है तुक्का लगाना, ठीक है। आ जाइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अजात शत्रु, हाँ अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार, ये गलत लिखा गया है, इसको कहते हैं पहली बार रथ मूसल और महाशीलकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अंग, कौशल, लिच्छवी और उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा जी, रथ मूसल और महाशीलकंटक का इस्तेमाल किसमें किया गया था, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर जो है वो क्या है, लिच्छवी, यानी वैशालियों के साथ, जो वैशाली था उसके ही साथ युद्ध हुआ था ना, और वैशाली का मतलब क्या होता है, वज्जी संघ, यहाँ ध्यान रखना है, वैशाली का मतलब क्या होता है, वज्जी संघ, और वज्जी संघ के अंतर्गत में क्या आता है आपको, लिच्छवी, वज्जी संघ में क्या आता है आपको, लिच्छवी, सॉरी ये रहा वैशाली, ठीक है ना। वैशाली में क्या है, वैशाली में आता है आपको, मतलब वज्जी संघ में ही क्या आता था, वैशाली, ठीक है। और इस संघ में भी क्या है, लिच्छवी, तो यानी ये सब क्या है, एक पार्ट ही है, क्लियर है। अब आ जाइए हर्यंक वंश का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये चल रहा है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? इज इट उदयन, इज इट नागदशक, अनिरुद्ध एंड मुंडक? अच्छा जी, इसका नाम एक चीज बताइएगा, नागदशक था या नागदर्शक था? एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, हिज नेम वाज नागदशक और नागदर्शक? नागदशक।
कृष्णनंदन चौधरी ने बिल्कुल सही बोला है और भावना ने भी बिल्कुल सही बोला है। ये नाग दशक और नाग दर्शक से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग कुछ जैनिज्म टेक्स्ट में इसको नाग दर्शक बोला गया है, कुछ बुद्धिज्म टेक्स्ट में इसको नाग दशक बोला गया। तो यानी जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, पुस्तक हैं जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के, उसमें ही क्या किया गया, अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, आ जाइए इसमें। फिर से है कि हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, यानी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्यंक डायनेस्टी विच डायनेस्टी वाज सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ मगध? Is it Shishunag dynasty? Is it Nanda dynasty? Is it Mauryans dynasty? And none of the above. हाँ हाँ, अच्छा ए होगा ए मतलब मिलके आप लोग गाना टाइप गाना, सॉन्ग टाइप गाने लगे, ए होगा ए। हाँ चलिए जी, बिल्कुल सही बोला है सबने। शिशुनाग, आशुतोष, सोनी, भावना, अमित रंजन, यस, जिन्होंने भी आंसर दिया है ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा डायनेस्टी आया था, ये था शिशुनाग वंश। अब आ जाइए, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, हु वाज दैट रूलर हु अगेन कह सकते हैं established पाटलिपुत्र as a capital and after that पाटलिपुत्र was continue as a capital of Magad empire? Is it Nag Dashak? Is it Dhananand? Is it Kalashok? And is it Mahapadamnand? हाँ जी बताइए। कंफ्यूज हो रहे हैं सब। हाँ कालाशोक होगा, कंफर्म है, श्योर है, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। चलिए, यस, सही आंसर है कालाशोक। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, कालाशोक, क्योंकि इसने क्या किया था, कैपिटल को फिर से कैपिटल बनाया। और पहली बार जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, उदयन जो मतलब कैपिटल के फॉर्म में, यानी कि पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश करने में किसका हाथ था, उदयन का। बाद में धीरे धीरे जो भी शासक आते गए उन लोगों ने पाटलिपुत्र पे क्या किया है, काम करते गए रेगुलर। तो इसलिए क्या होता है, पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आ जाइए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य और कालाशोक। अच्छा, ये किसका इसमें साउंड थोड़ा सा खराब है क्या? किसी का मोबाइल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या, या सिस्टम? आवाज फिर से वो क्या हो रही है, इको हो रही है। हाँ जी, तो सेकंड बुद्धिस्ट क्वेश्चन ये है, शिल्पी सॉरी स्वाति, क्वेश्चन ये है दैट व्हेन वाज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, नहीं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ हुम? किसके टाइम पीरियड पे ये हुआ था? इज इट अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य और कालाशोक? तो अगर हम लोग देखें तो जो है वो शासक कौन था, कालाशोक था। वो कौन शासक था, कालाशोक था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 400, मैं फिर से कह रही हूं, इसको भूलना नहीं है। 483 ईसा पूर्व में क्या था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कब हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसमें हुआ था। और सेकंड की अगर हम लोग बात करें, ये कब हो रहा है, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। और किसके टाइम पीरियड पे, कालाशोक। तो बिल्कुल क्या है, लगभग मैच करता हुआ ही डेट है। तो इसको टेक्निक के फॉर्म में ऐसे क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर, महाकसप, मोगल्लीपुत्तिस और वसुमित्र। हाँ अच्छा, तो महाकसप कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल का किया था इन्होंने? पहला, ठीक है। और मोगल्लीपुत्तिस तीसरा, और वसुमित्र चौथा, यानी कनिष्क के काल में। तो इसका मतलब साबक मीर, या फिर इन्हीं का नाम क्या था जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुब्बुकामी। बताया था ना मैंने, सुब्बुकामी के नाम से भी इनको कई जगह क्या किया गया है, बुलाया गया है, सुब्बुकामी। ठीक है ना। साबक मीर जो है ये कई जगह सब्बुकामी, सॉरी सब्बू लिख दिया मैंने, सुब्बुकामी के नाम से भी क्या है, इन्हें जाना जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 18।
हाँ लास्ट ही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और नागदशक। जल्दी आंसर दे फटाफट। बी होगा, उदयन। ओके ओके, हाँ ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज उदयन, यानी उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी इसने। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? देखिए उदयन के कंटेक्स्ट में क्या है ना, क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। कई बार होता है क्या कि आंसर वही है लेकिन उसको इतने ज्यादा उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं या घुमा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ नया आएगा क्या है आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो उदयन, बिंबिसार, धनानंद और अजातशत्रु। तो इसका आंसर सही होगा आपको उदयन। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा लिया? हाँ जी, कितने क्वेश्चन लगाए? 22। और मात्र कुछ सेकंड में आप लोगों ने क्या किया है, इस क्वेश्चंस को, अब नोट कहां पर आएगा इसका डिस्प्ले? हाँ लिखने के लिए इस तरफ, कहा? यहाँ। ओके, नोट क्या कर दो, बैकग्राउंड कहाँ गया? हाँ इस तरफ, हाँ आ गया कौन सा बैकग्राउंड था, ये था। ओके चलिए वहां तक ठीक है। हाँ ठीक है ना, चलिए आप लोगों ने लगभग क्या किया, 22 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया सबने। ठीक है, चलिए आते हैं हिस्ट्री में हम लोग। जैसा कि मैंने बताया सामान्य इतिहास लास्ट में काम करेंगे। लास्ट क्या, अभी बीच में ही अभी 12 बजने जा रहा है, थोड़ी देर सिंधु वाला टॉपिक करते हैं। और क्या है, मिंटो थी नहीं, मिंटो था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। हाँ हाँ सुधार हुआ था। हाँ 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 अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा लखीसराय के रहने वाले। हाँ तो सुनिए, मिंटो कोई लेडीज नहीं थी, मिंटो जेंट्स थे। और हाँ एक चीज और बता दूं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म मैंने बताया भी था आप लोगों को, मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। जैसे यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब आ जाइए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें बताइए, थोड़ा आप ही लोग बताइए, इसमें से गवर्नर जनरल कौन है? इसमें से मॉर्ले या मिंटो? यहाँ पे मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड? मिंटो इसमें, अच्छा क्या? सुनिए आप लोगों को एक बात बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे 1858 में, ध्यान रखिएगा, 1858 का जो रिफॉर्म हुआ था, रिफॉर्म इन द सेंस जो एक्ट आया था, जब पूरा का पूरा शासन किसके इसमें चला गया था, जो एक्ट आया था, इस एक्ट में ये था कि भारत को, यानी कि भारत को एक वॉयसराय मिलेगा, यानी एक वॉयसराय रहेगा, भारत को वॉयसराय के अधीन रखा जाएगा, के अधीन रखा जाएगा, ठीक है। और इस वायसराय की सहायता के लिए एक सचिव का नया पोस्ट बनाया गया। तो दो पोस्ट जो नए सृजित किए गए थे, नए पोस्ट जो बनाए गए इस टाइम पे, एक क्या था आपको, एक हो गया वायसराय का, एक वायसराय का हो गया और एक सचिव का पोस्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये तो मिंटो हो गए गवर्नर जनरल। इसमें से कौन है गवर्नर जनरल, मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड? हाँ जी बताइए। हाँ चेम्सफोर्ड, हाँ चेम्सफोर्ड क्या है, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, देखिए जो भी लोग इनके नाम में अटैच आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मॉर्ले है, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, और इसके अलावा क्या है, मॉन्टेग्यू है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसके अलावा भी कुछ अगर रिफॉर्म दिखे किसी में नाम में, तो मैंने क्या किया, एक तो वायसराय होगा और एक पोस्ट किसका होगा,
हाँ जी, एक तो सचिव का होगा, ठीक है। तो वायसराय जो भी रिफॉर्म आता था इस टाइम पर, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, जो भी रिफॉर्म हुए हैं उसमें जो दो नाम आपको ज्वाइंट दिखाई देते हैं, उसमें एक नाम वायसराय का होता है और एक नाम सचिव का होता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो अब आप क्या करिएगा, जैसे आप अगर गवर्नर जनरल आप पढ़ रहे हैं और गवर्नर जनरल आपको अगर याद हो गया, तो आपको करना क्या है कि आपको तो ध्यान है कि ठीक है भाई, इसमें जो है मिंटो है वो क्या है, वायसराय है, और इसमें जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय, तो इसका मतलब जो दूसरा है वो क्या होगा, वो उसमें सचिव होगा, यानी कि ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू ही क्या हुए थे, ये दो पदों का सृजन हुआ था। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिएगा कि एक वायसराय है और एक इसमें क्या है, भारत का सचिव है। हाँ जी, कौन क्वेश्चन कर रहे थे? आपका नाम क्या था? वीरेंद्र। हो गया आपका, क्लियर हो गया डाउट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। इसलिए क्या है कि जानते हैं, हिस्ट्री को ना जितना इजी फॉर्म में पढ़ेंगे उतना अच्छा है, बहुत उलझना नहीं है। मैं बस यही टेक्निक आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आसान तरीके से इतिहास पढ़ना है। ठीक है, एक बात बताइए, जब से आप लोग मुझसे इतिहास पढ़े, कुछ आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है पहले से? हाँ, अच्छा, चलिए आते हैं सामान्य इतिहास में। हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक हमारा रह गया था, जैसा कि मैंने उसमें बताया, इंडस सिविलाइजेशन। कौन सा? हाँ, तो सुनिए ना, एक काम करते हैं, इसको हाफ एन आवर, 1 बजे तक क्लास है ना आपकी, तो 12, 15 या 20 तक इसे करते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ वो कर लेंगे, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, बीच में मुझे एक बार टोक जरूर दीजिएगा कि मैम अब थोड़ा सा उस टॉपिक पर आ जाइए जो रह गया है। ठीक है, ओके, आते इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन, अब ये देखिए, इंडस सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो थोड़ा सा क्या करना है, समझना है इन द सेंस, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, उस टाइम पे भारत का नक्शा जैसा आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। यहां से एक नदी गुजरी है स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, इंडस। इंडस यानी सिंधु, इस नदी का नाम क्या है, सिंधु। टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 2500 से लेकर के 1750 तक, वो 1750 ईसा पूर्व तक, इट मींस बिफोर क्राइस्ट तक इसका टाइम पीरियड है इंडस सिविलाइजेशन का। अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो पीटी के पर्पज से, यानी कि बिहार का जो आपका पीटी होगा, बीपीएससी का जो पीटी है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं पीटी में। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या किया कि अगर सिंधु टॉपिक उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीटी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है, इसमें जो बेसिकली साइट्स है, साइट्स का मतलब हो गया जो भी स्थल हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वो से यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे पहले। अच्छा, बहुत इजी, ओके, धन्यवाद। भावना कर ले रहे, उसे कर ले रहे, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, इसे कर लेते हैं। थोड़ा सा साइट्स वगैरह है उसको लिख लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, एटलीस्ट सामान्य इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। कर दूंगी मैं उसे, अभी कर दूंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ जाइए, बीपीएससी की पीटी की बात, सॉरी क्या पढ़ा रही थी मैं, हाँ, साइट्स की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके स्थल से, यानी कौन कौन से साइट। अब देखिए है क्या कि आपको बता देती हूँ, जैसे रेलवे ट्रैक का जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पे हुआ क्या था, इसके पीछे की थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं। जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे तो इन लोगों ने क्या किया था, रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, रेलवे ट्रैक। ठीक है ना, रेलवे ट्रैक जब बिछना शुरू हुआ, तो जब ये लाइन जब यहाँ बिछ रही थी इस एरिया में, तब इन्हें लगा कि इसके नीचे क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी अटपटी सी लग रही है। नाजिम, ये बिहार हिस्ट्री नहीं है, बिहार हिस्ट्री 15 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी, 15-20 मिनट के बाद। हाँ ये सामान्य इतिहास है, ठीक है,
ये सामान्य इतिहास है। चलिए आते हैं, तो रेलवे ट्रैक समझिए, रेलवे ट्रैक जब बिछ रहा था उस टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी, और ये भी नहीं है कि ये कहिएगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं भारत के हित के लिए बिछा रहे थे, ऐसा नहीं है। वो भारत से बेसिकली जो कच्चे माल हैं वहां तक पहुंच बनाने के लिए क्या कर रहे थे, वो अपना रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, ताकि हमारी पहुंच पूरे दूर दराज एरिया तक हो जाए और वहां से हम लोग रॉ मटेरियल्स क्या कर सके, उठा सके। उस दौरान इन्हें इस क्षेत्र में, ठीक है ना, तो ये वाला उस टाइम पे चूंकि क्या था, भारत का ही पार्ट था, तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक बिछवाने के दौरान इन्हें लगा कि वहां पर क्या है, काफी सारी कुछ ऐसी अलग सा एक बस्ती बसी हुई है। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत क्या हुआ था, जो कनिंघम महोदय थे उन्हें ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि ये आखिर है क्या, या इसके नीचे ऑलरेडी एक सिटी बसी हुई थी, ये चीजें पता नहीं चल पाई। बाद में क्या होता रहा, लगातार इस पे सर्च होता रहा, काम होता रहा, ठीक है ना, फिर मार्शल महोदय आए, फिर लगातार इस पे वर्क चलता रहा, तब जाकर के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि भाई इसके नीचे एक क्या है, एक बहुत बड़ी बस्ती है जो क्या हो चुकी है, दब चुकी है, जिसका डिक्लाइन हो चुका है। और वही बस्ती किस नाम से जानी गई, सिंधु के नाम से जानी गई, सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। लेकिन उसके बाद समस्या ये आई कि यहाँ तो साइट मिलते थे ही, उसके बाद भारत के क्षेत्र में मिलना शुरू हुआ, कहाँ तक, महाराष्ट्र तक। कहाँ तक, महाराष्ट्र तक। तो अब और ऊपर से हमारे यहाँ क्या हो गया, 1947 में विभाजन, 1947 में क्या हो गया हमारे यहाँ, विभाजन। अब ऐसी कंडीशन में, और इंडस नदी तो वैसे भी हमारे पास से नहीं गुजर रही है, तो कंडीशन ये था कि अब किया क्या जाए। तो एक नियम होता है स्टूडेंट कि जो पहली साइट ढूंढी जाती है, जो पहली साइट ढूंढी जाती है, यानी खोजी जाती है, ढूंढी जाती है, उससे संबंधित अगर साइट्स मिलने लग गए, उससे संबंधित अगर साइट्स मिलने लग गए, अगर साइट्स मिलने लग गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि होता क्या है, जो तरीका होता है, जो पहला स्थल मिला है उसी के नाम पर फिर क्या करते हैं, लगे, तो उसी के नाम पर क्या किया जाता है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है, उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं? हाँ जी, इससे समझ में आया है कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस लाइन? ये से कुछ समझ पाए आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? पहली साइट सिंधु की कौन सी थी? हाँ जी, सिंधु सभ्यता की जो पहली साइट थी, जो पहला स्थल था, कौन सा स्थल था? हाँ, हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? हड़प्पा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही थी इसमें? ठीक है ना, यानी ये एक तरीका ये है कि जो भी साइट मिलता है, ठीक है ना, अगर उस साइट से संबंधित बहुत सारे साइट मिलने लग जाए तो होता क्या है कि पहले साइट के नाम पे ही बाकी जितने भी, अब सबका अलग नाम तो रखा नहीं जाएगा, ऑब्वियस ही बात है कि उस एक साइट से ही संबंधित सारे साइट हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम से ही क्या होगा, रख दिया जाएगा। तो उस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। भारत के कंटेक्स्ट में ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस नदी नहीं है, और ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो जो विभाजन के बाद जितने क्षेत्र थे वो सब क्या हो चुके हैं, उधर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो सब क्या हो चुके हैं, उस तरफ जा चुके हैं। तो बेहतर जो है हमारे यहाँ अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पढ़ना इसे क्या है, ज्यादा उचित है। ठीक है, ज्यादा क्या है, उचित है। यानी हम लोग इसको किस नाम से पढ़े, अगर पढ़ना भी होगा तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पढ़ना इसे क्या है, सबसे ज्यादा उचित है। अब आ जाइए इसमें हम लोग बात करें जो पहला स्थल इसमें पाया गया था। पहला स्थल जो है वो द फर्स्ट साइट की अगर बात करें तो वो कौन सा है आपका, हड़प्पा। हड़प्पा
ठीक है। देखिए इसमें ना एक चीज और बता देती हूँ कि इस सभ्यता की जो विशेषता थी वो ये थी कि ये दुनिया का सबसे पहला नगरीकृत जो सभ्यता थी वो थी, यानी कि पूरा टाउन प्लानिंग आपको दिखता है। कुछ विशेषता की बात थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या इसका विशेषता इसकी क्या थी। रुक जाइए, इसको फर्स्ट साइड हटा ही दीजिए। पहले हम आते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, इस सभ्यता की विशेषता। तो देखिए विशेषता में क्या देखते हैं हम लोग, ये पहली यानी विश्व की, कह लीजिए आप पूरे वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पुरानी नगरीकृत सभ्यता थी ये, नगरीकृत सभ्यता। ठीक है, उसके इट मींस कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट टाउन प्लानिंग इसमें दिखता है। उसके अलावा देखिए एक चीज और बता देती हूँ, जो ये पूरा शहर था ना ये ग्रिड पैटर्न पर था। ये ग्रिड पैटर्न पे, बस थोड़ा सा क्या इसका फीचर्स बता दे रही हूँ। ग्रिड पैटर्न बेस्ड सिटी, यानी कि पूरा शहर क्या है, पूरा शहर ग्रिड प्रणाली पर है। देखिए बिहार में तो ग्रिड प्रणाली नहीं दिखता है, बिहार में नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली आएंगे तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर मैं बता देती हूँ। देखिए ग्रिड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये क्या हो गया, ये ग्रिड हो गया। ठीक है, आप अगर इधर से एंट्री करते हो तो आप इधर निकल सकते हैं, आप यहां से गए तो आप इधर आ सकते हैं, है ना, आप यहां से गए तो आप इधर निकल सकते हैं। यही बेसिकली क्या कहलाता है, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड का मतलब ही होता है क्या कि हम यहां से निकले, पूरे यहाँ दिल्ली में आपको बता दूं लगभग ग्रिड पैटर्न पे ही क्या है, पूरी सिटी बनी हुई है। यानी कि कोई अगर व्यक्ति इस गली में है तो वो क्या कर सकता है, इजिली दूसरे वाली गली में क्या कर सकता है, जा सकता है, और ये यहाँ से होकर के आ सकता है। इसे ही कहा जाता है जाल। क्लियर है ये, इसे क्या कहा जाता था, जाल प्रणाली। और उसके अलावा कुछ चीजें बता देती हूँ, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे ये मान लीजिए पूरा शहर हुआ। ठीक है, शहर हुआ तो शहर में जो मेन गेट होता है, इंट्रेंस अमूमन क्या होता है, सामने की ओर, बट ऐसा ना हो कि यहाँ क्या था, इंट्रेंस बैक डोर में हुआ करता था। इंट्रेंस किस तरफ होता था, बैक डोर में, यानी पीछे की हुआ करता था। ये हड़प्पा की क्या थी, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके अलावा हम लोग बात करें, जैसे आप लोगों ने हौस खास का नाम सुना है मध्यकालीन में, हाँ जी, हौस खास सुना है आप लोगों ने? अच्छा, हौस खास मेट्रो स्टेशन है। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ हौस खास मध्यकालीन में आप लोगों ने सुना है, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौस खास। मेट्रो स्टेशन तो है हौस खास, दिल्ली में हौस खास है, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। तो देखिए आपको बता देती हूँ, कुछ चीजों को कहीं से इंटरलिंक करिए। जैसे हम जब मेडिवल में आते तो क्या देखते हैं, पूरी दिल्ली में क्या किया गया, एक हौस खास बनाया गया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हौस खास। देखिए उर्दू के ना नाम पे कभी मत जाइएगा, नाम जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, कई बार उसके मीनिंग क्या होते हैं वो समझ से बाहर हो जाते हैं। हौस खास का मतलब होता है, इसको एक वर्ड में कहा जाए तो नाली। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवर सिस्टम, जिसको कहते हैं, हाँ, ड्रेनेज पैटर्न जिसको बोलते हैं, नाली, यानी पूरे शहर का पानी एक जगह जाके जहाँ पे गिरता हो उसे ही कहा जाता था मध्यकालीन भारत में नाली, यानी सॉरी हौस खास, उसे क्या कहते थे, हौस खास। ठीक है, तो नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई खासम खास होगा, नहीं, हौस का मतलब ही होता है। आप देखिएगा कि बिहार में भी कई जगह नहीं कहते हौस बना दिया गया पानी का, तो हौस खास ये वो था जहाँ पूरे शहर का पानी क्या होता था, जाकर के वहां पे, इनफैक्ट नाली का पानी जो है वो जाकर के वहां पर गिरता था। ठीक है, मतलब ये हुआ ड्रेनेज पैटर्न था ये। क्या हो गया, आप लोग क्या सोचने लग गए? ठीक है, तो सेम हम लोग क्या देखते हैं उस टाइम पर, विष्णु क्या कह रहे हैं, नहीं, क्या नहीं, हाँ जी, क्या हो गया, क्या सोचने लग गए जूम वाले? चलिए आइए, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, जो स्पेशल हड़प्पा की बात करें हम लोग, तो हड़प्पा में हम लोग क्या देखते हैं, यानी सुविकसित ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जिसको कहा जाता है निकासी प्रणाली, हिंदी में अगर उसको हम लोग कहें तो ये निकासी प्रणाली भी हम लोग को क्या दिखता है, एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हमें इसका दिखाई देता है, निकासी प्रणाली। क्या हो गया, आप लोग क्यों शांत हो गए? समझ में आया, नहीं आया? एक ड्रेनेज पैटर्न का जो सिस्टम है ना, वो हमेशा, इनफैक्ट आप छोड़ दीजिए, जो पिछले साल पटना में बाढ़ आया था,
हाँ, जो पिछले साल पटना में बाढ़ आया था, तो आप लोगों को पता है ना कि पटना में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण ये था, उससे पोल खुल गई इस बात की कि हमारे यहाँ अच्छा ड्रेनेज पैटर्न नहीं है। कैसे? अब आपको बताती हूँ। ये रहा गंगा नदी, ठीक है, और इधर बसा हुआ है पूरा शहर पटना का। कंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ कि पटना की स्थिति क्या है। पूरा शहर इधर बसा हुआ है और ये रहा गंगा नदी। जो अभी जो वर्तमान जो हमारे यहाँ प्रणाली चली आ रही है वो ये है कि किसी भी नाली का पानी वगैरह जो हम गंगा में नहीं बहाएंगे, ठीक है, गंगा में नहीं बहाएंगे, यानी गंगा जी जो कहते हैं उसमें हम नहीं डालेंगे। अगर यहाँ नहीं बहाएंगे तो ये जो पानी है वो हम करेंगे क्या, या तो इधर हम डालेंगे, है ना, बचेगा कहाँ, इधर जाएगा। जब यहाँ जाने का रास्ता भी क्या हो गया, जो वाटर लॉगिंग, पटना में देखिएगा बहुत ज्यादा क्या है, जलकुंभी है, यानी हर घर के बगल में कोई ना कोई जमीन खाली होता है और उसमें खूब सारे जलकुंभी हो जाते हैं। तो ये जो था बेसिकली कि यहाँ से भी पानी क्या हो गया, निकासी नहीं हो पाया, पानी निकासी नहीं हो पाया। जो पिछले साल पटना में बाढ़ आया था हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पाया। तो पूरा का पूरा पटना में क्या हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है। पानी हम यहाँ डालेंगे नहीं, पानी इधर जो है जाने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि कूड़े कचरे इतने ज्यादा थे तो वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई, वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई, ठीक है। तो इससे पता चला ना कि हमारे यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कितना खराब है। समझ गए आप लोग? हाँ जी। इससे पता चला ना कि हमारे यहाँ का जो वाटर जो ड्रेनेज पैटर्न का सिस्टम था वो सही नहीं था, जिसके कारण आपको बता दूं कि वो बाढ़ एक्चुअल बाढ़ नहीं था। जो होता है कि बहुत बारिश हुई या नदी ने पानी छोड़ दिया, जैसे कोसी नदी का आता है, तो उस तरीके से अगर बाढ़ कहा जाए, गंडक का जैसे बाढ़ हुआ, तो वो बाढ़ नहीं था। वो एक्चुअल में था क्या, वाटर लॉगिंग की समस्या थी, यानी पानी का निकासी जो था वो निकल नहीं पाया, जिससे पूरे पटना में क्या आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो इससे समझ में आया कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर या बहुत ही बेहतर तरीके का ड्रेनेज पैटर्न नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन में, यानी सिंधु सभ्यता अपने बेहतरीन किसके लिए जाना जाता था, सिंधु सभ्यता किसके लिए जाना जाता था, अपने जो जल निकासी प्रणाली के लिए, जल निकासी प्रणाली के लिए, ठीक है। जल निकासी प्रणाली के लिए सिंधु सभ्यता क्या है, अपने जाना जाता था। अब आते हैं हम लोग साइट्स पर, साइट्स इन द सेंस स्थल पर। जो पहला स्थल है वो कौन सा है, आपको हड़प्पा, ठीक है। इसकी खोज की बात करें कि कब ये डिस्कवर्ड हुआ, क्या कह रहे हैं, 1921, ठीक है। देखिए कुछ ना कभी कभी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी समझा कीजिए, अगर कुछ समझाया जाता है तो जरूर उसको कोशिश किया करिए, कुछ नई चीज अगर समझ में आए। मैं एक बात आपको बता रही, देखिए हिस्ट्री ना, जैसे आप लोग कल को लेंगे भी ऑप्शनल के तौर पे, तो भी क्या है, एक अच्छी और बेहतरीन समझ और इंटरलिंकिंग की जो चीजें है ना वो जरूर करने की आदत डालिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, हमेशा आपको फायदा होगा। अब आप एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता में जो भी बच्चे यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट आपका नहीं कहते हैं कि पीटी से थोड़ा सा इतर मामला है कि कल को आप जब मेंस लिखेंगे तो क्या होगा, आपको नहीं लगता है कि आप अच्छा इंटरलिंकिंग चीजों को रख सकते हैं। आपको सिंधु का पता चल गया है, अच्छा नाजिम आपका है, सिंधु का आपको पता चल गया ये कंडीशन था, मध्यकालीन में अलाउद्दीन खिलजी काम करा रहा है, आधुनिक काल में पटना जैसे शहर में ऐसी समस्या आ रही है, तो क्या आप चीजों को रिलेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो है क्या, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि है क्या कि थोड़ा सा चीजों को क्या करना है, इस तरह से ले कि इंटरलिंक करने की हमेशा, मतलब ठीक है कि इसको हम लोगों को पढ़ना रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, चीजों को उस तरीके से भी पढ़ना रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, खोज किसने 1921 में हुआ था, कहां पर है ये, इसकी स्थिति की बात करें, यानी लोकेशन, लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर है, रावी नदी के दाएं तट पे है कि बाएं तट पे है, हाँ जी बताइए। रावी नदी के बाएं तट पर है, के बाएं तट पर है, ठीक है ना। बाएं तट पर क्या है, आपको इसकी स्थिति है, लोकेशन है। और इसके बारे में अगर बात करें कि इसको ढूंढा किसने था या खोजा किसने था, कौन से पुरातत्वविद थे जिसने इसे यानी कि जो हड़प्पा है उसको सर्च किया था, उसको ढूंढा था, तो वो कौन थे भाई, जरा बताइए, बहुत फेमस नाम है।
हाँ, ये नाम तो भूले नहीं भुलाएंगे। हाँ, इसके खोज, इसके जो इसके खोज करता तो नहीं बोला जाएगा, या खोज करता भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है ना। दयाराम साहनी वॉज डिस्कवर्ड हड़प्पा साइट। दयाराम साहनी वॉज डिस्कवर्ड हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट, ठीक है ना। यानी ये साइट किसके द्वारा ढूंढा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था। यस, दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था। अब देख लीजिए, एक चीज और बताती हूँ। जैसे हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर ना एक आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे पूरा का पूरा जो शहर है ना, इस तरह से क्या था? डिवाइड था। यहाँ पर एक तरफ क्या है, यानी ये पश्चिम में क्या है? दुर्ग टीला है, इसको कहते हैं सिटाडेल। और यहाँ पर क्या था? ये अदुर्गीकृत क्षेत्र था। हाँ, यानी माना जाता है कि यहाँ पर जो सामान्य लोग थे वो रहते थे, सामान्य लोग रहते थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहते थे? जो पावरफुल लोग थे, जो पावरफुल लोग हुआ करते थे। अभी देख लीजिए ना, दिल्ली में देख लीजिए, जो डिफेंस कॉलोनी आप लोगों ने सुना होगा नाम, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, बहुत फेमस है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या कि एक तरह से समझ लीजिए हर क्षेत्र में, इनफैक्ट पटना में भी चले जाइए तो आप क्या देखिएगा कि जो वीआईपीज एरिया होता है, एक हर शहर में ये स्थिति आपको दिखेगी कि एक तरफ क्या होगा? वीआईपीज रहते हैं और एक तरफ जो नॉन वीआईपीज होते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे क्या था? यानी हड़प्पा में हम लोग क्या देखते हैं? पूरा शहर जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक तरफ क्या है आपको? पश्चिमी टीला है, और एक तरफ पूर्वी। तो पश्चिमी टीला जो है, इन द सेंस कि वो नॉर्मल जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, वहां से थोड़े ऊपर के क्षेत्र पर क्या हुआ था? वो बसा हुआ था। पूर्वी के क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये कैसा था? ये यहाँ पर माना जाता है कि जो भी सामान्य वर्ग के लोग थे उनका निवास यहाँ पर होता था, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। उनका निवास कहाँ पर होता था? पूर्वी क्षेत्र में। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि हड़प्पा की बात करें तो यह क्या है? यह क्षेत्रफल के आधार पर यह हड़प्पा, यानी जो पूरा इंडस सिविलाइजेशन है, हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है ना। क्षेत्रफल यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ हड़प्पा, दिस साइट इज सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन का, यानी सिंधु सभ्यता का ये क्या है? सेकेंड, हाँ, सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे साइट जो हैं हमें वो नहीं करने की, एक एक के सारे फीचर्स पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या करने हैं? थोड़े से देख लेना है। और इसके बारे में अगर बात करें, इसमें और क्या इनका विशेषता था? जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये इधर से आ जाइए, 4 5 6 हो गए। ये कितनी पंक्तियां हो गई? 6 का रो हो चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पाई गई हैं, हाँ, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पाई गई हैं वो क्या है? इसको कहते हैं अन्नागार, अन्नागार, ठीक है ना। तो 6 की पंक्तियों में अन्नागार, यहाँ 6 की पंक्तियों में पाई गई हैं, पंक्तियों में पाई गई हैं, में पाई गई हैं। अन्नागार को बोलते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी was found in 6 row number, in 6, ठीक है ना। इसमें क्या हम देखते हैं? यहाँ पर 6 के नंबर में क्या पाया गया? अन्नागार। अन्नागार के अलावा यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक श्रमिक आवास यहाँ पर मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में देखिए है क्या? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं लेबर हाउस। इसे क्या कहते हैं? लेबर हाउस, ठीक है ना। लेबर हाउस के जो एविडेंसेस है वो मिले हैं यहाँ पर, ठीक है।
एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि कब्रगाह R37, एक क्वेश्चन आ सकता है, R37 नाम का जो कब्रगाह है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा के कौन से यानी सिंधु सभ्यता के कौन से क्षेत्र से मिला है, तो वो क्या मिला, R37 नामक कब्रगाह हड़प्पा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक क्या है, कब्रगाह है। कब्रगाह का मतलब क्या हुआ, R37 नाम का क्या है, यहाँ पे एक कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में पाया गया है, क्या है ये, दक्षिण दिशा में क्या पाया गया है, कब्रगाह पाया गया है। इन द सेंस इसको कहा जाएगा ग्रेवयार्ड। Graveyard was found in the south direction of हड़प्पा, ठीक है। R37 नाम का क्या है, एक कब्रगाह है जो यहाँ पर पाया गया है, ठीक है ना, और कौन सी दिशा में पाया गया है, ये दक्षिण दिशा में पाया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक धड़ समझते हैं आप लोग, धड़, हाँ जी, धड़ समझते हैं, नहीं समझते हैं, हाँ नहीं, देखिए जो हाफ पोर्शन होता है यहां से यहां तक का, ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है धड़, जो कि बिना गर्दन का हो, यानी विदाउट हेड। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित, बिना हेड बॉडी उसे कहा जाता है धड़। इंग्लिश में इसे कहा जाता है टॉर्सो, गले से नीचे का हिस्सा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हड़प्पा में एक एविडेंस है लाल बलुए पत्थर का पुरुष के धड़ आकृति को क्या बोलते हैं, स्टैचू को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिमा ही सही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। आज लाल बलुए पत्थर के पुरुष के धड़ की प्रतिमा पाई गई है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ टॉर्सो ऑफ मेल टॉर्सो, ठीक है ना। मेल टॉर्सो की बॉडी जो है, यानी वो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पाया गया है। और अगर बात करें, हाँ वो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा में हम लोग क्या देखते हैं, ये यहाँ पर मिला है, और इसे जिन या यक्ष भी कहा जाता है, यानी इट वॉज ऑल्सो नोन एज जिन और यक्ष, जिन और यक्षा, ठीक है। तो ये हड़प्पा से क्या है, ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं यहाँ पर पाई गई हैं, जो मिली हैं, हाँ जो मिली हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये हो गया। उसके अलावा बात करें तो हड़प्पा से हम लोग क्या देखते हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के, हाँ महिलाओं की तुलना में हम क्या देखते हैं, पुरुषों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। यहां से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आकृति या पुरुषों की प्रतिमा ज्यादा मिली है, पुरुषों की प्रतिमा ज्यादा मिली है। हाँ जी, क्या करना है ये, हाँ पूछिए। नीचे नहीं दिख रहा है क्या अभिषेक नीचे नहीं दिख रहा है या ज्यादा नीचे लिखा गया? इंग्लिश में है ये, रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो। टॉर्सो अगर नहीं दिख रहा होगा, हिंदी वाले आप लोग भी इंग्लिश के कुछ वर्ड जो है ना वो जरूर जाना कीजिए, स्पेशली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में।
ठीक है ना, स्पेशली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मेल टॉर्सो, ठीक है, मेल टॉर्सो। हाँ जी, क्या किया जाए, बिहार वाला स्टार्ट कर दिया जाए क्या, जो रेस्ट टॉपिक है? क्या करवा देना उसको, ठीक है। तो यहां तक अभी इसको रहने देते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, इस टॉपिक में सिंधु में ये समझ गए आप लोग, ये क्या है, हड़प्पा के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या, हाँ बहुत सारे प्रमाण मिले, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा अगर हम लोग उधर भी थोड़ा सा क्या करें, उसको फाइनल कर दें, जो चीजें रह गई हैं जैसे मैगजीन, पत्रिका, ये सब। क्या कह रहे हैं, क्या चीज मिली है, पास अच्छा, चलिए आइए, उसको क्या कहते थे, चौकड़, चौपड़ बोला जाता था उसको। क्या था आप लोगों का, हाँ आ जाइए, कुछ संस्थाएं थी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फटाफट, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा स्पीड में करना है आज, इसे थोड़ा सा क्या करना है, स्पीड में करना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना की बात करें, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931, 1931 में। संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, यानी फाउंडर मेंबर के बारे में बात करें, फाउंडर मेंबर के बारे में बात करें, हाँ, संस्थापक सदस्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से थे, गंगा शरण सिन्हा, सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, लिख लीजिए इसे, और रामानंद मिश्र, रामानंद मिश्र, रामानंद मिश्र। इट मीन्स गंगा फाउंडर मेंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन हाँ औपचारिक अगर हम लोग बात करें, यानी ऑफिशियली इसके बारे में, औपचारिक स्थापना की बात करें इसकी, कि ऑफिशियली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि कब हुआ था, ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है इसका, 1934 में। कब, 1934 में, पटना के अंजुमन इस्लामिया में, यानी अंजुमन इस्लामिया, इस्लामिया, ठीक है, पटना के अंजुमन इस्लामिया में। ध्यान रखना है, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करें, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931 एंड हु वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। लेकिन औपचारिक स्थापना की अगर बात करें, ऑफिशियली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, दैट वाज इन पटना, और कहां पर, इन अंजुमन इस्लामिया, ठीक है, अंजुमन इस्लामिया। इसमें बताएंगे, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष और सचिव के पोस्ट पर कौन थे जब ये एस्टैब्लिश्ड हो रहा था। एक क्वेश्चन में आप लोगों को दो, ये जैसे इसके अध्यक्ष और सचिव, ठीक है ना, दो क्वेश्चन है, यानी प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस organization and who was the secretary, and who was the secretary, secretary कौन है, सचिव में, अच्छा, तो आचार्य नरेंद्र देव कौन थे इसमें,
कौन? आचार्य नरेंद्र देव। ओके, ठीक है। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन को लेकर के गुलशन, एक चीज आप लोगों को मैं बोल दे रही हूँ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जा करके आपको देखना क्या है, बीपीएससी के पीटी में आ चुका है, ठीक है ना। बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस वाज डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। अब आपको देखना है कि इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या कि ये क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, इसको आपको करना क्या है, जो आयोग ने पूछा है, क्वेश्चन भी इसका यही था, लेकिन है क्या, आपको करना क्या है कि जाकर के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आयोग ने कौन से आंसर को माना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक बार आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर उठाइए और इस क्वेश्चन को, यानी स्पेशली बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको क्या करना है, देखना है कि इसके अध्यक्ष और इसके सचिव जो थे वो कौन है। समझ गए गुलशन? आयोग 1934 को सही मान रहा है, यानी ऑफिशियली, हाँ ठीक है। इंद्रजीत, आप जो कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश और इसको लिखिए, इसमें नाम भी, टाइम भी कम लगेगा, टाइम तो वैसे भी बचता है, मैं तो खुद ही फास्ट लिखती हूँ, उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा ना, इस बात को भी समझिए, ठीक है। अब आप समझ लीजिए फिर से, हाँ इंग्लिश मीडियम, इंद्रजीत इसको थोड़ा सा कंसीडर करिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा क्या करना होता है, बाकी नाम तो आपके हिंदी में ही लिखे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। चलिए आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी मैंने फिर से बता दिया है, एस्टैब्लिश्ड हुआ 1931 में, ये इसके फाउंडर मेंबर थे, और ऑफिशियली माना जाता है कि 1934 में क्या हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था पटना के अंजुमन इस्लामिया में। इसके अध्यक्ष और सचिव का पोस्ट नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, जाकर के बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछ चुका है, बिहार सोशलिस्ट के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है। इससे संबंधित एक आपको ये भी बता दूं फैक्ट, वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई रचना थी, जयप्रकाश नारायण की रचना थी। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वाई सोशलिज्म जो है वो किसकी रचना थी, दैट वाज, हाँ किसकी रचना है, ये जयप्रकाश नारायण, ये जेपी जो है उनकी रचना थी, कौन सी, वाई सोशलिज्म। ठीक है ना, चलिए ये लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए चूंकि संगठन देख रहे हैं, मजदूर आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन की बात करें, मजदूर आंदोलन जो है वो कब कब हुए थे, ठीक है ना, मजदूर आंदोलन कब कब हुए थे, तो आ जाइए सबसे पहले हम लोग कब देखते हैं, 1919 में, 1919 ईस्वी में जमालपुर कहाँ है अभी के टाइम पर, जमालपुर में मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई थी, मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई थी, हड़ताल की गई थी, ठीक है, की गई थी। यानी 1919 में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो जमालपुर में जो लेबर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया था, हड़ताल किया गया था। तो इसी कड़ी में हम लोग क्या देखते हैं कि 1920 में एक सीक्वेंस चल रहा है, 1920 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कड़ी में हम लोग क्या देख रहे हैं, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई,
इट मीन्स जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन। और इसके कौन दो जो मेन लीडर्स थे जिन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इसे इस्टेब्लिश्ड किया था, इनका नाम था एस.एन. हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती। इनका नाम क्या था, एस.एन. हल्दर एंड व्योमेश चक्रवर्ती, इनका नाम क्या था, एस.एन. हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती। इट मीन्स एस.एन. हल्दर एंड व्योमेश चक्रवर्ती। कई जगह वी भी लगा सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, 1919 में हम लोग क्या देखते हैं, पहली बार ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लगातार 1920 हो गया, फिर 25 हो गया, 1925 हो गया, लगातार फिर क्या रहा, सीक्वेंस जो है वो बना रहा, किस चीज का, हड़ताल का। 1925, फिर 1928, वैसे इतना तो नहीं पूछेगा, फिर 1922 में भी हुआ था, 1925, 1928, 1922 भी था। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कंटिन्यूअस क्या रहा, हड़ताल हमें दिखाई देता है, यानी हड़ताल होने लगे थे, हड़ताल किए गए इस बीच में, इन स्थितियों में लगातार क्या किए गए, हड़ताल किए गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आएंगे कि यहाँ पर अब देखिए, देखना क्या कि जयप्रकाश नारायण 1928 में, ये ध्यान देना है कि जयप्रकाश नारायण की भूमिका कौन से हड़ताल में दिखती है हम लोग को, तो 1928 में जो हड़ताल हुआ था, 1928 के हड़ताल में, 1928 में क्या किया गया था, हड़ताल किया गया था। हाँ, 1928 में क्या किया गया था, हड़ताल किया गया था। कहाँ पर किया गया था, जमशेदपुर में। कहाँ पर किया गया था, जमशेदपुर में। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इस हड़ताल को तोड़वाने में या इसको समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, ये लिख ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस हड़ताल को समाप्त कराने में, भूमिका रही इस हड़ताल को समाप्त कराने में, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस हड़ताल को समाप्त करवाने में। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, चूंकि हम लोग के लिए क्या है, जेपी इंपॉर्टेंट है, तो जमशेदपुर का जो स्ट्राइक हुआ था उसको खत्म करवाने में किसकी भूमिका थी, उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका दिखाई देती है हम लोगों को। ठीक है, उसमें किसकी भूमिका दिखाई देती है, जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की भूमिका उसमें हम लोगों को दिखाई देती है। क्या, चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें, क्या एक है किसान सभा, एक है क्या, किसान सभा। किसान सभा की बात करें, ठीक है ना, तो स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई किसान सभा की, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना देख रहे हैं हम लोग, जो इसका गठन है 1922 और 23 के बीच में हो रहा है। 1922 और 23 के मध्य इसका क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। कौन कौन से लोगों ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, तो दो लोग इसमें हम लोग देखते हैं, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण की भूमिका दिखाई देती है। औपचारिक स्थापना यानी ऑफिशियली जिसको हम लोग बात किया जाए, ऑफिशियली एस्टैब्लिशमेंट की बात करें हम लोग कि इसका ऑफिशियली औपचारिक स्थापना इसकी कब हुई थी, तो हम लोग क्या देखते हैं, 4 मार्च 1928 को।
4 मार्च 1928 को, यानी औपचारिक स्थापना। औपचारिक स्थापना की बात करें तो कौन है? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, 4 मार्च 1928 को। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यही सीक्वेंस आगे बढ़ता है, वो हम लोग कब देख रहे हैं? नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में। कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रॉपर वे में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। अब इससे जुड़े हुए जो लोग मेंबर थे, वीडियो नहीं चल रहा है क्या? व्हाइट स्क्रीन आ गया है बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगा कि स्क्रीन लगता है वो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? नवंबर 1929 में क्या हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और स्वामी सहजानंद ने क्या की थी इसकी? आ जाइए। स्वामी सहजानंद ने अध्यक्षता की थी। ये बहुत बड़े लीडर थे किसके? स्पेशली जो मजदूर जो थे, सॉरी किसान जो थे, उनके क्या थे? ये बहुत बड़े लीडर थे। किसान जो थे उनके क्या थे? ये बहुत बड़े लीडर थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका नाम था। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करें कि ये इससे लोग जो जुड़े हुए थे, यानी कि इसको नोट डाउन करते जाइएगा थोड़ा सा। यानी कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? बिहार किसान सभा, जो प्रांतीय किसान सभा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, जो लीडर्स, इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे जो इंपॉर्टेंट थे, या फिर कभी इससे संबंधित क्या है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये लोग क्या थे? ये लोग मेंबर थे जो इससे क्या थे? अटैच थे या इससे जुड़े हुए थे। पंचानन शर्मा, हाँ, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। और कौन थे? यदुनंदन शर्मा। तो ये लोग किससे हम लोग देख रहे हैं? इससे क्या है? ये लोग अटैच है। या जाइए, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। और कौन है? यदुनंदन शर्मा। तो ये लोग क्या थे? ये लोग बेसिकली क्या थे? वामपंथी नेता थे, जिसको वामपंथी नेता थे जिनका सपोर्ट मिला, जिसका सहयोग, जिनका सहयोग, नॉट जिसका, जिनका सहयोग किसे मिला? जिनका सहयोग इन्हें मिला। ठीक है, इन्हें मिला। वामपंथी जो कहते हैं बेसिकली जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इनका क्या मिला था? इन्हें सपोर्ट मिला था। रोकना है क्या इसे?
ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, अच्छा। सब जितने भी है ना, एक लाइन से जो उस टाइम पे जो मूवमेंट चले थे, स्पेशली जो किसान से संबंधित, तो उस टाइम पे क्या हम लोग देखते हैं कि एक पूरी लहर सी चली हुई थी। और इनफैक्ट जब 1917 का जो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद क्या था, अच्छा इसको दोबारा बताना है। देखिए ये है क्या, ये बिहार स्टेट किसान सभा है, यानी बिहार प्रांतीय जो है प्रोविंशियल किसान सभा ये स्टैब्लिश की गई थी। तो इसकी कड़ी मैंने बताई कि पहले क्या बना भाई, पहले बना किसान सभा बना, बाद में वही क्या हो गया, वाइड फॉर्म में हमें क्या दिखता है, बिहार स्टेट किसान सभा के तौर पर, हाँ हाँ किसान सभा के तौर पर। फिर से बताऊं? अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, पिछला वाला इसमें है। ये मतलब ये है कि इस टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो किसान सभा बना था उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेट लेवल पर एक किसान सभा को एस्टेब्लिश किया गया। और स्टेट लेवल पे बनने के बाद इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वामपंथी लीडर्स भी थे जिनका सपोर्ट इन्हें मिला, यानी ये मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे। और ये लोग भी जो है, कुछ दिख नहीं रहा है? नहीं, मैं मुझे तो दिख रहा है। हाँ, विष्णु भी कह रहे हैं ब्लर है। एक बार रिफ्रेश कीजिए आप लोग अपना। अच्छा, जूम जूम पे सब कुछ ठीक है। जूम वालों को फायदा हो जाता है। हाँ, ब्लर है, हाँ जी, इनको बता दीजिएगा, बाकी लोग कह रहे हैं कि ब्लर हो रहा है। क्या है? अच्छा, अब क्लियर हुआ, अब दिख रहा है? अब शेखर सबको ब्लर दिख रहा है? बताइए जाके, ब्लर दिख रहा है सबको? अमृता आपको भी ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ जी, आपको भी ब्लर दिख रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए, तब तक सुनिए, सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? ऐप वाले आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं ना? तो सुन लीजिए, लिखना तो वैसे भी नहीं है, सुन लीजिए। किसान सभा जो है वो स्टैब्लिश्ड हुई थी शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1922-23 के आसपास में। तो किसान सभा, मैंने आपको क्या बताया कि उस टाइम पर जब 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद पूरे देश में हर जगह अलग अलग हम लोग क्या देखते हैं, किसान मूवमेंट होना शुरू हो गया था। ठीक है, हाँ, हर जगह अलग अलग हम लोग क्या देखते हैं, मूवमेंट, यानी कि किसान मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच में हम क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो ये रही। हाँ पूछें क्या? हाँ जी, अब कैसा है? अभी ठीक है? अभी अब दिख रहा है? अब नहीं, जूम वालों को तो दिखाई दे रहा है, ऐप इनसे पूछ रही हूँ, वैसा ही है कह रहे हैं सब। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हैं ब्लर कर रहा है, सब यही बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, अभी भी वैसा ही है। नहीं, सबका नेट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, चलिए देखा जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, पहले जैसा ही है। सबको प्रॉब्लम हो रहा है मैम, सब यही कह रहे हैं। दो जीबी नेट है मैम। नहीं दिख रहा? अच्छा कोई नहीं। क्या अब क्लियर हुआ अभी? हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है? मुकेश कह रहे हैं यस सही है, ओके अब हो गया। ठीक है, ऑल गुड, ओके ओके ओके, थैंक्स। चलिए ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पे कि जो किसान सभा जो मैंने बताया 1922-23 में क्या किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और वो समय ऐसा था कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि बिहार, नॉट बिहार, हाँ स्वाति, मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि इस आफ्टर 1917 चंपारण मूवमेंट, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। इसमें जो पहली कड़ी दिखती है हम लोग को 1922-23 में किसान सभा का संगठन किया गया शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ये एक पहला प्रयास था जिसमें किसानों को क्या किया था, किसान संबंध मतलब ये है कि किसानों से संबंधित जो समस्याएं थी उसको एक जगह पर उठाना। यहाँ पे इसको नॉर्मल वे में इतना तो समझ सकते हैं आप लोग कि अगर किसान से संबंधित कोई अगर संगठन है, इट मीन्स कि वो किसानों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको क्या करेगा, वो उस इश्यूज को उठाएंगे, रेस करेंगे। तो यहीं पर हम क्या देखते हैं कि उसके ही आगे कड़ी में हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार प्रांतीय, यानी पहले तो किसान सभा था, बट 1929 में बहुत इंपॉर्टेंट एक काम क्या होता है कि जब सहजानंद सरस्वती, वो उस टाइम पर क्या थे, किसान आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, वो क्या होते हैं, बिहार आते हैं। और यहाँ पर 1929 में वो प्रॉपर क्या होता है, उस टाइम पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। यानी कि लगा कि किसान सभा यानी पूरे के पूरे प्रोविंस में क्या है, किसानों से संबंधित अलग अलग समस्याएं हैं जिसका निदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जिसका निदान करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी निदान में हम क्या देखते हैं, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी सुन लीजिए, जिनको भी दिक्कत आ रही है, औपचारिक स्थापना 4 मार्च 1928 को हुई थी। किसान सभा की औपचारिक स्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1928 को हुई थी। बट उसके ही नेक्स्ट ईयर हम क्या देखते हैं, सोनपुर मेला, जैसा कि आप जानते हैं नवंबर के आसपास में लगता है सोनपुर का मेला, उसका एक टाइम फिक्स है ऑलरेडी। तो सोनपुर मेला जो लग रहा है वहां पे क्या होता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और इसमें जो भी मार्क्सिस्ट लीडर हैं, चूंकि जो मार्क्सिस्ट लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, जो भी किसान से संबंधित मुद्दे हैं या इन सब में वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आगे होते हैं। अक्सर वो इन सब मुद्दों को वो क्या करते हैं, उठाते हैं। तो वो वैसे लोग भी इसमें क्या हुए, जुड़े इससे। तो इसमें कौन कौन से लीडर्स थे वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, इसे देख लीजिए। ठीक है, नेम अभी बताया तो नहीं मैंने उसमें, हाँ जी अभी तो मैंने उसमें बताया है। नेम क्या बताया, पहले था किसान सभा स्टूडेंट, बाद में बिहार प्रांतीय किसान सभा बन गया। और नाम में अगर देख लीजिए क्या क्या है, कार्यानंद शर्मा हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, पंचानंद शर्मा हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गए। ये लोग क्या थे, ये लोग भी इससे जुड़े हुए थे और इसके महत्वपूर्ण अंग थे। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, यहाँ पर आ जाइए। जो नेक्स्ट है हमारा, क्या इसमें बच रहा है अब आपका जो, हाँ नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे इसमें केशव सिंह। प्रोविंशियल होगा श्वेताब, इंग्लिश में प्रांत को, यानी जो प्रांत होता है उसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रोविंस। इसे क्या लिखते हैं, प्रोविंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे क्या कहा जाएगा, प्रोविंशियल। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। ठीक है, अब आज ये ना थोड़ा सा क्या कर लें हम लोग, जो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा देख लें। जो इम्पोर्टेंट कुछ छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स थे या फिर जो मैगजीन्स वगैरह थी। महिलाओं का योगदान, ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए ना, जो बता रही हूँ मैं अभी जो मैं अभी बता रही हूँ पहले उसे लिख लीजिए। महिलाओं का भी बता दूंगी मैं, उसके बाद फिर बचेगा ही क्या। पहले जो न्यूज़पेपर वगैरह है वो सब क्या करिए, पहले उसे लिख लीजिए। हाँ पहले उसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उससे फिर क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग इसमें, जैसे कि आप रुकिए, भागवती देवी एक क्वेश्चन आता है खूब, कौन थी बता सकते हैं?
हाँ जी, भागवती देवी कौन थी? थोड़ा बता सकते हैं आप लोग, भागवती देवी कौन थी? हाँ जी, भागवती देवी कौन थी, बताइए। हाँ, एक चीज और है। हाँ जी सुनिए, एक एक टॉपिक आपका हल्का सा रह गया है, ये था आपका 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले इसको लिख लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये रह गया था सत्याग्रह। इसको कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी, यानी आरंभ किसने किया था इसका? इस आंदोलन का गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और कहां पर हुआ था इसकी यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर शुरुआत करें, हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से हुआ था? ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हमें वो नहीं देखना है कि पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, भाई विनोबा भावे, हमें वो नहीं देखना। हमें देखना है यहाँ पर कि बिहार में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। अब आ जाइए, बिहार में हम लोग क्या देखते हैं? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को आरंभ हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ बिहार, यानी फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही ऑफ बिहार, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो अब आ जाइए, बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार के संदर्भ में है ये, श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे की बात करें, यानी कि बिहार के दूसरे सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, सत्याग्रही was श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह and the second was अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। पहले कौन है आपको? श्री कृष्ण सिंह एंड द सेकेंड वाज अनुग्रह नारायण सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में इसकी शुरुआत कब हुई थी इस सत्याग्रह की? 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अगर हम लोग बात करें तो उसका कारण यही था कि गांधी जी का कहना था कि बहुत दिन तक क्या हो चुका था, वैक्यूम वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जिससे ये लगे कि भाई क्या है, कहीं ना कहीं से हम सभी लोग एक्टिव हैं, हमारा आंदोलन रुका नहीं है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से क्या है, हम लोग क्या है, एक्टिव हैं और हमारा सत्याग्रह जो है वो रुका नहीं है, ठीक है। अब कुछ ना इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैगजीन्स हो गए, ठीक है, मैगजीन्स हो गए और आपको क्या कहते हैं जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गए, वहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं आप लोग क्या आ जाते हैं। ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह, याद रखना है 28 नवंबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट सत्याग्रही वाज, कौन थे इसमें? श्री कृष्ण सिंह एंड द सेकेंड सत्याग्रही वाज अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। सेकेंड कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें पत्र पत्रिका, यानी कि आ जाइए पेपर, मैगजीन्स,
पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। अब आ जाइए, इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी कृति है, यानी कौन सी जो पत्रिका जो उन्होंने लिखी थी, है ना। चूंकि ये क्या थे, चंपारण में यात्रा में इनके साथ थे, चंपारण का गांधी, है ना, चंपारण का ये क्या थे, इनके साथ में थे, इसलिए क्या है, इन्होंने काफी सारे क्या किए थे, पत्र पत्रिका और मैगजीन्स पे काम किए थे। रेगुलर उनके साथ क्या थे, बने हुए थे। हाँ, रेगुलर क्या थे, उनके साथ बने हुए थे। चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो गए। और क्या हो गया, खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये किसकी लिखी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। दूसरी आ जाइए यहाँ पर, ये किसकी लिखी हुई है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, ये किसकी लिखी हुई है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब आ जाइए, एक थी मनोरंजन प्रसाद ने, मनोरंजन प्रसाद, इनके द्वारा जो लिखी गई थी, जो कृति थी, हाँ, इनके द्वारा जो लिखी गई कृति थी, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी थी। इसका नाम था मनोरंजन प्रसाद सिंह, इसका नाम था फिरंगिया, फिरंगिया, लिखते चलिएगा, इंग्लिश में होगा फिरंगिया, फिरंगिया। ये मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई थी फिरंगिया। और एक सुयश थे, इनके द्वारा लिखी गई थी लुटेरा। और एक सुयश थे, ये उस टाइम के जितने भी लोग हैं, इनके द्वारा क्या लिखी गई थी, लुटेरा, लुटेरा। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखी गई थी, लुटेरा। वाई सोशलिज्म मैंने बता ही दिया था। वाई सोशलिज्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, हाँ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग आएंगे इसमें, चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे कवि लोग भी हैं जो इसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे। जैसे महाकवि जो दिनकर जी थे, तो दिनकर जी की अलग अलग क्या थी इस टाइम पे कृति हम लोग देखते हैं, जो स्पेशल क्या थी, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थी। तो आ जाइए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर, इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार, ये क्या है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी थी। और आग की भीख, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार और आग की भीख, ये क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट थी जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये लगातार क्या थे, लिखते गए थे। क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी क्या थे, इससे जुड़े हुए थे। तो अब हम लोग आते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन कौन सी रचनाएं थी जो बहुत ही क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट थी। हाँ, यस, बिल्कुल, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बात करें तो इन्होंने कौन कौन सा लिखी थी, इन्होंने लिखा था पतितों का देश, पतितों का देश, पतितों का देश हो गया। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा था,
लाल तारा और कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी, ठीक है। पतितों का देश, लाल तारा, लाल तारा और कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी। कैदी की पत्नी। मदरलैंड याद है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ जी, मदरलैंड याद है? क्या मदरलैंड किसके द्वारा निकाला गया था? हाँ, अब आ जाइए, इसमें एक थे आचार्य शिव पूजन सहाय, आचार्य शिव पूजन सहाय, आचार्य शिव पूजन सहाय। आचार्य शिव पूजन सहाय, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कौन सी जो एक कालजयी रचना जो इनके द्वारा लिखी गई थी, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई थी। हाँ, इनका नाम था आचार्य शिव पूजन सहाय। हाँ जी, राष्ट्र कवि ही थे। जो लोग पूछ रहे हैं कि मैम ये राष्ट्र कवि थे, तो वो राष्ट्र कवि ही थे जिनका नाम था दिनकर जी। वो राष्ट्र कवि ही थे जिनका नाम था क्या? दिनकर जी। ठीक है, आ जाइए, इन्होंने क्या लिखा था? विभूति, विभूति। जो हिंदी साहित्य के लोग हैं उन लोगों को क्या करना होता है? काफी कुछ पढ़ना होता है। और एक चीज और है, ये वही काल था जिस टाइम पर मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं भी क्या हो रही थी? लिखी जा रही थी। और साथ के साथ हम लोग क्या देखते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने भी जो मैला आंचल वगैरह लिखी। तो अगर बात करें तो ये सब क्या है? उसी समय पे, यानी स्वतंत्रता का जो टाइम पीरियड था, जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था भारत का, तो उस टाइम पर क्या थे? ये कवि लोग काफी ज्यादा क्या थे? एक्टिव थे। और इन्हीं के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उसको ही क्या करके पोर्ट्रेट करके अलग अलग बातें लिखी जा रही थी। जैसे गोदान के बारे में बात करें तो कैसे जमींदारी सिस्टम रहा और कैसे उस टाइम पे जो गरीब है उनकी स्थिति क्या रही थी, तो इस बातों को बताया गया। मैला आंचल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसमें क्या पता चलेगा कि किस तरह से गांधी जी की आंधी जो थी वो चली हुई थी और किस प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन जो है एक नई दिशा की तरफ जा चुका था। ठीक है, नई दिशा की तरफ जा चुका था। तो ये क्या थे? ये कुछ टाइम हो चुका है क्या? दूसरी क्लास का टाइम हो गया। चलिए फिर आज इतना रहने दीजिए। हाँ जी, आज इतना रहने दीजिए, आज इतना रहने देते हैं। बाकी जो रेस्ट है वो हम लोग अब कल देख लेंगे। और इस संडे को टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इस संडे को टेस्ट हो जाएगा। हाँ, इस संडे को टेस्ट हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग अब कल देखते हैं, कल मिलते हैं। ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। यस, ओके जी।